हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 यूपी टेट नेट जेआरएफ यानी कि हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या जिनकी आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। बहुत अधिक समय ना लेते हुए, बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या ना करते हुए, मात्र 10 प्रश्नों के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और उन्हें सरलतापूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी भी वो प्रश्न दोबारा अगर मिले परीक्षा में तो वो हमसे गलत ना हो पाए। तो इसी क्रम में हम सभी अब तक जो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित प्रश्नों को जो है पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम सभी देखेंगे आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को। जैसा कि जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य है, ये 4 कालखंडों में विभाजित है और जिनमें प्रथम में आता है सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर उसके बाद आता है भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है और लास्ट यानी कि चौथा जो है आधुनिक काल आता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है, गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। तो जो है प्रत्येक काल से प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हम सभी आदिकाल से बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। हमारे जो भी भाई बहन, जो भी मित्र इस क्लास को देख रहे हैं, इन 10 प्रश्नों में से वो बताएं कि उनका कितना प्रश्न सही है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ऑप्शन ए है मृगावती, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी है पदावली और डी है मधुमालती। चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली। यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली इसमें है, पदावली में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पदावली। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हम सभी देखेंगे जो पदावली रचना है वो किसकी है। तो विद्यापति से हम सभी परिचित हैं। विद्यापति है ना, विद्यापति की बहुत चर्चित रचना है पदावली। और ये किस भाषा में है? तो मैथिली में है। किस में है? मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो पदावली की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की है? मैथिली भाषा में की है। और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो प्रश्न संख्या ए हो गया और इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। और प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, ऑप्शन ए है पद्मावत, बी है इंद्राणी, सी है राजमती और डी है कमला। बीसल देव की नायिका का नाम हम सभी को बताना है। तो शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमती। क्या हो जाएगा? राजमती हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमती। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, इसलिए हम इनके तथ्यों को देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं और यह नरपति नाल्ह की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल्ह की रचना है। ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, नरपति नाल्ह की रचना क्या है? बीसल देव रासो। और इसकी जो नायिका है वो क्या है? राजमती है। और यह कैसा काव्य है? तो वीर गीत काव्य है। इसकी कथा जो है कितने खंडों में है? 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का पहले में विवाह होता है और द्वितीय खंड में बीसल देव राजमती से रूठ करके चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उड़ीसा। ठीक है, और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन और चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लेने की कथा वर्णित है। यानी कि 4 खंडों में है। कितने खंडों में है? 4। कैसा काव्य है? वीर काव्य है। किसने किया है? किसकी रचना है? बीसल देव, नरपति नाल्ह की है। अगला देखेंगे हम सभी, चर्या पद के रचयिता हैं। चर्या पद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है सरहपा,
बी है लुईपा, सी है शबरपा और डी है कुकुरिपा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शबरपा। क्या हो जाएगा? शबरपा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चर्या पद के हाँ, चर्या पद के रचनाकार कौन है? शबरपा है। ठीक है, और चर्या पद एक प्रकार का क्या है? गीत काव्य है। क्या है? एक प्रकार का गीत है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, उसे हम सभी देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ। चर्यापद सबरपा के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। इनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहपा की द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी कि दोहा कोश अगर यहाँ पूछ लिया जाता तो ये सरहपा की है। ठीक है, और चर्यापद किसका है? शबरपा का है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कुछ पंक्तियां हैं। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़खिड़ आवे खो खींच। संदेशो प्यू साहिबा पाछो फिरिय न दे, पंछी घाल्य पिंजरे छूटण रो संदेह। है ना, तो यह किसकी रचना है? ये पंक्तियां किस रचना की हैं ये पूछी गई हैं। तो ये पंक्ति को आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे। करकंड चरिव, खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा, पद्मावत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? खुमाड़ रासो। क्या हो जाएगा? खुमाड़ रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ये जो है खुमाड़ रासो द्वारा रचित है। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, पद्मावत जो है किसकी रचना है? जायसी द्वारा रचित है। और करकंड चरिव कन कामर मुनि द्वारा, ढोला मारूरा दूहा कवि जो है कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। ढोला मारूरा दूहा इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है जगनीक, बी है भट्ट केदार, सी है श्रीधर और डी है नरपति नाल। प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न संख्या 5 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार है। कौन है? भट्ट केदार है। देखिए, परमाल रासो इनकी रचना है। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। और श्रीधर की रचना है रणमल्ल छंद। श्रीधर की क्या है? रणमल्ल छंद है। और नरपति नाल की विसल देवरासो, जिसके विषय में अभी ऊपर हम लोगों ने पहले डिटेल से पढ़ा। ठीक है, अगला देखेंगे हम सभी। हाँ, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। अगला प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? कथन है, उनकी रचनाओं को जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ऑप्शन ए है हमारा रामचंद्र शुक्ल, बी है रामकुमार वर्मा और सी है धीरेन्द्र वर्मा, डी है डॉक्टर नगेंद्र। आगे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा चारों ऑप्शन में से, हम सभी को बताना है कि हमारा इस जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी, थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ था नामक ग्रंथ में लिखा है। तो किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 7, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरि, सारंगधर, हेमचंद्र सूर्य, मेरतुंग। प्रश्न संख्या 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमप्रभु सूर्य। यानी कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूर्य की रचना है। ठीक है, और सारंगधर की रचना क्या है? हम्मीर रासो है। हम्मीर रासो सारंगधर की है। ठीक है, हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना क्या है? हम्मीर रासो है। हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। और मेरतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि।
मेरुतुंग की रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला हम सभी देखेंगे, ये देखिए आए हुए प्रश्न है ये। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य की रचना है। सोमप्रभु सूर्य गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1952 विक्रमी संवत में माना जाता है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक रचना है और इसके लेखक का नाम हम सभी को बताना है। हमारा करेक्ट पहला ऑप्शन है नरपतिनाल, बी है अब्दुल रहमान, सी है चंद्रवरदाई और डी है जगनीक। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि संदेश रासक किसकी रचना है। तो संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य है। खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक विरह योगिनी के विरह का वर्णन है। ठीक है। और नरपति नाल जो हैं ये बीसल देव नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। बीसल देव नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। और आगे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जगनिक की बात की जाए तो परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है जयदेव, सी है भूषण, डी है पद्माकर। डी है पद्माकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे, प्रश्न पुनः देख सकते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं तो विद्यापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद्यापति अपने आप में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दान वाक्यावली उनमें से एक है। तो ये किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। तो विद्यापति ऐसे रचनाकार हैं जिनके विषय में हम सभी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में हम सभी देख लेते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। यहाँ हम सभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न बना है कई बार। आगे हम देखेंगे विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है। दान वाक्यावली कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है जिनमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया है। विद्यापति के अन्य ग्रंथ संस्कृत में है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय जो कि नाटक है इसकी रचना की। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। आगे हम सभी देखेंगे कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये दो रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षा में इनसे प्रश्न बने हैं। ये है अवहट्ट भाषा में रचित है। ठीक है। और ये विद्यापति की प्रमुख रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली जो इनकी रचना है इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति क्या थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। क्या थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। अगला देखेंगे भूषण ने शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। क्योंकि ऑप्शन में भूषण जी भी आए थे। तो जो भूषण जी हैं, भूषण ने शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र बी ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी है पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी और बी है रामचंद्र शुक्ल है। बी क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। बी ऑप्शन हो गया रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ बना लेते हैं। और जो सी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, डी है बच्चन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जो है इसमें इस पीडीएफ में 11 प्रश्न हैं, है ना। जैसा कि हम सभी प्रतिदिन 10 ही प्रश्न को करते हैं लेकिन 11 प्रश्न हैं तो इन्हें कर लेते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। ठीक है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है।
ये अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही कम है हम लोगों के लिए। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं प्रश्न संख्या 11 जो कि लास्ट है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? पुनः प्रश्न को पढ़ना चाहूंगी। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा और आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? रासो, जैन, सिद्ध और लौकिक। रासो, जैन, सिद्ध और लौकिक। तो इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? हम लोगों ने 11 प्रश्नों को देखा, और 11 प्रश्नों के साथ साथ इनसे संबंधित, इनसे बनने वाले प्रश्न जो भी हैं उन्हें तथ्यों के माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से बहुत कम समय में हम सभी और वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास है यहीं तक। जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन मेरी क्लास देख रहे हैं, उनमें से वो ज़रूर बताएं कि 10 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। हम सभी हिंदी साहित्य में आदिकाल को पढ़ रहे हैं और आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है हम लोगों ने, और उन्हें 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उन्हें आप ज़रूर लिखिएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, और अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, तो थोड़ी कृपा हो जाएगी। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।